हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों साइंस से संबंधित एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कंप्लीट करेंगे। आज के इस वीडियो में हम मेटल और नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इनसे संबंधित जो भी यौगिक आपके बनते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा वनपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो को आप जरूर देखिए। यहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी सवाल आपके इस टॉपिक से पूछे गए हैं उन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और इसकी पीडीएफ जो है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपके एग्जाम में जो है काफ़ी कम समय बचा हुआ है, तो इस कम समय के अंतर्गत आपको मैक्सिमम रिविजन करना है और जहाँ से भी आप कम टाइम में चीज़ों को कवर कर सकते हो वो चीज़ें अभी आपको करनी है। तो पहला सवाल देखिए, पीतल एक मिश्र धातु है जिसका निर्माण होता है। बेसिक सा सवाल है, पीतल जो है एक मिश्र धातु है, इसका निर्माण किन किन को मिलाकर किया जाता है। तो इसको हम कैसे याद रखते हैं? इसको हम पिताजी से याद रखते हैं। अगर हिंदी में याद रखना चाहो तो पी से तो आपका क्या हो जाएगा, पीतल हो जाएगा, ता से तांबा और जी से जिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पीतल यानी कि ब्रास जो है ये आपका कॉपर और जिंक से मिलाकर बनता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर हो जाएगा, तांबा और जस्ता। जबकि कांस्य जो है ये तांबा और टिन से बनती है। तो कांस्य अगर आपसे पूछा जाए तो तांबा और टिन से बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर, जल में शक्कर, जल में एथेनॉल, जल में तेल। तो जल में तेल जो है ये आपका एक विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि तेल और पानी आपस में नहीं घुलते हैं, अलग अलग परतें बना लेते हैं और अन्य सभी जो यहाँ पर दिए गए हैं वो आपके समांगी मिश्रण हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण आपसे पूछा गया है। तो Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड है जो कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो Al2O3 जो है ये आपका उभयधर्मी ऑक्साइड यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि है। तो दो घुलनशील अगर द्रव है तो उनके मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी? तो आसवन विधि का उपयोग जो है ये दो घुलनशील द्रवों को उनके क्वथनांक के अंतर के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है। यदि क्वथनांक में अंतर है 25 डिग्री से कम होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर क्वथनांक में अंतर कम होता है तो फिर प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है? तो ऐसी कौन सी धातु है जिसको केरोसिन तेल में रखा जाएगा? तो देखने से आपको पता लग गया, सोडियम जो है ये आपकी अत्यंत अभिक्रियाशील धातु होती है जो हवा में ऑक्सीजन और नमी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे हमेशा केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो बताइए यहाँ पर क्या आंसर आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है, कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में कौन हो जाएगी? तो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में आपकी कौन यहाँ पर हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो ये कौन सी धातु आपकी हो जाएगी? इसके अलावा सोडियम चाकू से काटा जा सकता है, तो चाकू से तो सोडियम को काटा जा सकता है। तो बी में तो आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन में दिया गया है, कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर पारा हो जाएगी, तो इसमें आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उष्मा का उत्कृष्ट चालक यहाँ पर दिया गया है। तो चांदी जो है ये उष्मा का सबसे उत्कृष्ट चालक है, तो इसमें आपकी चांदी आ जाएगी, सी में 4 हो जाएगा यहाँ पर। और जो शीशा यहाँ पर दिया गया है ये आपका क्या हो जाएगा, उष्मा का कुचालक हो जाएगा। तो शीशा जो है ये उष्मा का कुचालक यहाँ पर हो जाएगा, तो डी में 3rd हो जाएगा। तो डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं जल के ऊपर तैरती है? तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो कि जल के ऊपर तैरती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, हवा से भरा गुब्बारा, सोडियम, पोटेशियम, सोने की अंगूठी, स्टील का चम्मच। तो हवा से भरा गुब्बारा पानी में तैरता है क्योंकि उसका घनत्व जो है ये पानी से कम होता है। सोडियम और पोटेशियम भी पानी में तैरते हैं। सोने की अंगूठी और स्टील का चम्मच जो है वो डूब जाएगा। तो यहाँ पर डी और आपका जो ई है वो गलत है। ए बी सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बेसिक सा सवाल है। अगला सवाल देखिए, अधातुओं की विशेषताओं के बारे में असत्य कथनों का आपको चयन करना है। अधातुएं 3 अवस्था में पाई जाती है। हीरे को छोड़कर सभी अधातुएं तन्य होती है। ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। आयोडीन चमकीली अधातु है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कौन सा आंसर जो है वो आपका यहाँ पर असत्य है। असत्य कथन का चुनाव आपको करना है। ठीक है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है, सत्य पूछा गया है या असत्य पूछा गया है। आजकल ऐसे सवाल काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो असत्य यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका?
तो हीरे को छोड़कर सभी अधातुएं आपकी तन्य होती है, तो ये बात यहाँ पर आपकी एक तो गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अधातुएं जो है ये तन्य नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु नहीं है, सबसे कठोर अधातु जो है वो कौन सी हो जाएगी आपकी, हीरा हो जाएगा। तो ये दो बातें यहाँ पर गलत हो जाएगी, बी और सी। बाकी ब्रोमीन एक द्रव अधातु है, ये बात सही है। आयोडीन चमकीली अधातु है, ये बात भी सही है। और अधातुएं जो है ये 3 अवस्था में पाई जाती है, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? इनमें से कौन जो है ये आपका धातु नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर फास्फोरस जो दिया गया है ये अधातु है, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम और पारा जो है ये धातुएं होती है, फास्फोरस जो है ये अधातु है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो बताइए भैया कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? पारा द्रव अवस्था में होता है, बिल्कुल सही बात है। सोडियम और पोटेशियम नर्म धातु हैं। आयोडीन चमकीली अधातु है, तो याद रखना चमकीली अधातु है। ग्रेफाइट धातु है जो कुचालक होती है, तो ग्रेफाइट जो है एक अधातु है और यह विद्युत का सुचालक होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो बी यहाँ पर जो है यह आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो यहाँ पर ऐसा कौन है जो कि मिश्र धातु से नहीं बना हुआ है? स्टेनलेस स्टील आपका मिश्र धातु से बनता है, कांसा मिश्र धातु से बनता है, पीतल अभी हमने देखा था ये आपका मिश्र धातु से बनता है, कैडमियम जो है ये आपका मिश्र धातु से नहीं बनता है, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, स्टेनलेस स्टील को लोहे में निम्न को मिलाकर बनाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील को किन किन को मिलाकर बनाया जाता है? कार्बन, निकल, क्रोमियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो बता दीजिए, स्टेनलेस स्टील जो है ये लोहा, कार्बन, निकल और क्रोमियम, इसके अलावा मैग्नीज से मिलकर बनता है। मैग्नीशियम का रोल यहाँ पर नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कार्बन आ जाएगा, निकल, क्रोमियम आ जाएगा, मैग्नीज यहाँ पर आ जाएगा, इसके अलावा लोहा भी यहाँ पर होगा, ठीक है। आयरन भी यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। एबीडी यहाँ पर आपका सही होगा। मैग्नीशियम इसमें नहीं होता है, तो याद रह जाएगा आयरन, कार्बन, निकल, क्रोमियम और मैग्नीज। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। एक तरफ आपकी अधातु दी गई है और उनके प्रयोग यहाँ पर दिए गए हैं। तो बताइए, यहाँ पर गन पाउडर, इलेक्ट्रोड में, तारों में, थर्मामीटर में, और यहाँ पर दिया गया ग्रेफाइट, मरकरी, सल्फर और कॉपर। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर जो है ये आपका सही होगा? तो यहाँ पर देखिए, गन पाउडर में तो किसको यूज में लिया जाता है? सल्फर को यूज में लिया जाता है। इलेक्ट्रोड की बात की जाए तो इलेक्ट्रोड में आपके किसको यूज में लिया जाता है? तो इलेक्ट्रोड में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तारों में किसको यूज में लिया जाता है? तो कॉपर यहाँ पर हो जाएगा। और थर्मामीटर में क्या यूज में लिया जाता है? तो थर्मामीटर में आपको मरकरी यूज में लिया जाता है, तो सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सी अधातु सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है? तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसके साथ अभिक्रिया कौन सी आपकी जो है वो अधातु करती है, ये आपसे पूछा गया है। तो सल्फर जो है, सल्फर सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 आपका हो जाएगा, ठीक है। HNO3 के साथ अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाता है। तो सल्फर जो है ये HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H2SO4 यहाँ पर बनाता है, तो सल्फर यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। तो सल्फर क्या करेगा? HNO3 के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाएगा? H2SO4 बनाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अधातु सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी, सल्फर करेगी। अगला सवाल देखिए, यह अधातु विद्युत का सुचालक है। तो ऐसी कौन सी अधातु है जो कि विद्युत की सुचालक है? तो ग्रेफाइट यहाँ पर हो जाएगा। ग्रेफाइट एक अधातु है जहां प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़ा होता है और यह विद्युत का सुचालक होता है। अगला सवाल है, वे धातुएं जो कठोर सतह पर प्रहार करने से ध्वनि उत्पन्न करती है कहलाती है। तो ये जो इनका गुण है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सोनोरस। इसे क्या कहते हैं? हम सोनोरस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, इंग्लिश में पूछा जा सकता है। इसे ध्वनिक कहते हैं, ठीक है। ध्वनिक गुण का अर्थ होता है कि धातुएं प्रहार करने पर बजने वाली ध्वनि उत्पन्न करती है, जैसे मंदिर की घंटी आपने देखी होगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहां पर कौन सा कथन जो है यह आपका सत्य यहां पर नहीं है, यह आपको बताना है। लगभग सभी धातुएं ऑक्साइड बनाती है। धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। तो यहां पर असत्य कथन का आपको चुनाव करना है। अधिकतर धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील यहां पर होते हैं, तो यह बात यहां पर आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। सभी धातुएं ऑक्साइड बनाती है, ये बात सही है। धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, ये बात भी सही है। और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना। और अधातुओं के अम्लीय होते हैं, ठीक है। इसको इसी तरीके से याद रखना, अधातु में अ आ रहा है तो अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। धातु के संदर्भ में उस कथन का चयन कीजिए जो यहाँ पर आपकी सही नहीं है। गैलियम हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गैलियम जो है इसको हथेली पर रखोगे तो पिघल जाएगा। पारा सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होता है। सोडियम इतना नरम होता है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। ब्रोमीन एक दुर्लभ धातु है, तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि ब्रोमीन एक अधातु है, ये आपको ध्यान रखना है।
और गैलियम के बारे में याद रखना है, गैलियम का गलनांक जो है वो कम होता है, इस वजह से ये जो है पिघल जाती है। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको फिर से मिलान करना है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, ऑक्सीजन यहाँ पर दिया गया है, गुलाबी, पीला, हरा, पीला और रंगहीन यहाँ पर दिया गया है। तो इनको आपको मिलान करना है। तो सल्फर जो है ये कैसा आपका हो जाएगा, तो सल्फर तो आपका पीला हो जाएगा। ठीक है, सल्फर क्या हो जाएगा, पीला यहाँ पर हो जाएगा। क्लोरीन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हरा हो जाएगा, तो क्लोरीन यहाँ पर हरा हो जाएगा। फास्फोरस क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो फास्फोरस आपका गुलाबी हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो है ये आपकी रंगहीन हो जाएगी, तो डी में 4 होगा, तो ऑक्सीजन रंगहीन हो जाएगी। अगर ये भी आपको ध्यान है तो भी आप कर सकते हो। फास्फोरस गुलाबी हो गया, क्लोरीन हरा पीला यहाँ पर हो गया, हरा पीला है क्लोरीन। ठीक है, और आपका जो सल्फर है वो पीला हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का गुण नहीं है, तो इनमें से कौन सा आपका ऐसा है जो धातुओं का गुण नहीं है, तो ध्वनिक होती है, आघात वर्धनीय होती है, तन्यता इनमें पाई जाती है, चमकहीन ये नहीं होती है, ए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, चमकीली होती है, ये ध्यान रखना, चमकीली होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है, तो इनमें से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है, तो सोना आपका सबसे अधिक तन्य हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इससे बहुत पतले तारों में खींचा जा सकता है। 1 ग्राम जो सोना आपका होता है वो लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन संक्षारण के उदाहरण है, तो संक्षारण के उदाहरण यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे, लोह पर जंग लगना, चांदी पर काली सतह का आवरण, तांबे पर हरी सतह का आवरण, लोहे की वस्तु का गैल्वीकरण। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो लोहे की वस्तु का गैल्वीकरण, तो ये तो सुरक्षा करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, गैल्वीकरण तो सुरक्षा करने के लिए लगाया जाता है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, जिंक का यूज करके। तो यहाँ पर ABC जो है ये आपकी किसके उदाहरण है, संक्षारण के उदाहरण है। चाहे लोहे पर जंग लग जाए, चांदी पर काली सतह बनती है, ये आपको ध्यान रखना है, तांबे पर हरी सतह बनती है, ये भी ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अपनी मूल अवस्था में न मिलने वाला धातु है, तो अपनी मूल अवस्था में न मिलने वाला धातु कौन सा हो जाएगा, तो लोहा जो है ये अपनी मूल अवस्था में नहीं पाया जाता है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। लोहा एक प्रतिक्रियाशील धातु होने के कारण अपनी मूल अवस्था में नहीं मिलता है, बल्कि ये किस रूप में पाया जाता है, तो ये अयस्क के रूप में पाया जाता है, मेनली अयस्क के रूप में पाया जाता है। जबकि सोना, चांदी, प्लेटिनम ये आपकी अक्रिय धातुएं होती है, तो ये मूल रूप से मिल जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, तो सत्य कथन का चुनाव करना है। धातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, तो गलत होगी बात। अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, तो दोनों कथन यहाँ पर आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड तो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। अधातुओं के मैंने आपको बताया अ आ रहा है तो इसे अम्लीय कर देना, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है, इनमें से किसका मिलान यहाँ पर आपका सही नहीं है। वॉशिंग पाउडर का जो फॉर्मूला यहाँ पर, वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला Na2CO3 दिया गया है। ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पर गलत हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 यहाँ पर होता है। बेकिंग सोडा NaCO3 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2 आता है CaSO4 के साथ में, ये याद रखना। जिप्सम में जो है वो हाफ H2O नहीं आता है, यहाँ पर 2H2 आता है, तो यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, मिश्रण के घटक विधियों द्वारा पृथक किए जा सकते हैं, तो ये किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है, तो मिश्रण के घटक जो है ये भौतिक विधि जैसे कि निस्पंदन, वाष्पीकरण, आसवन, इनके द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। क्योंकि मिश्रण में घटक जो है ये रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होते हैं, तो ये आपके भौतिक रूप से होते हैं, तो डी यहाँ पर आपका सही होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। मिश्रण के घटक या विधि द्वारा पृथक किए जा सकते हैं, जैसे कि वाष्पीकरण, निस्पंदन, आसवन, तो ये भौतिक प्रकृति है। निम्नलिखित में से जो मिश्रण है उन्हें चुने, लोहा, कोयला, समुद्र का पानी, HCl। तो इनमें से मिश्रण आपका कौन सा है, तो कोयला जो है ये कार्बन और अन्य पदार्थों से मिलकर बनता है। समुद्र का पानी जो है ये पानी और नमक से मिलकर और अन्य खनिजों से मिलकर बनता है। लोहा एक तत्व है, ये आपको ध्यान रखना है, लोहा क्या हो जाएगा, एक तत्व हो जाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक यौगिक यहाँ पर हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जो मिश्रण है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो मिश्रण एक तो कोयला हो गया आपका, इसके अलावा समुद्र का पानी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोयला कार्बन और अन्य पदार्थों से मिलकर बन रहा है, समुद्र का पानी पानी, नमक और अन्य खनिजों से मिलकर बन रहा है, तो ये आपके मिश्रण हो जाएंगे। जबकि लोहा एक तत्व है, तो ये तो मिश्रण वैसे भी नहीं होगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये एक यौगिक है, ये मिश्रण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है, तो करिए। कपूर और नमक, मक्खन और दही, तेल, जल और पिगमेंट। तो यहाँ पर दिया गया पृथक्कारी की क्रोमेटोग्राफी, उर्ध्वपातन और अपकेंद्रण। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो कपूर और नमक को उर्ध्वपातन विधि के द्वारा हम कर सकते हैं, मक्खन और दही को अपकेंद्रण विधि के द्वारा करते हैं, तेल और जल को पृथक्कारी कीप के द्वारा किया जाता है, और पिगमेंट को क्रोमेटोग्राफी से अलग करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कपूर और नमक में आपका क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन यहाँ पर हो जाएगा।
मक्खन और दही में आपका क्या हो जाएगा, अपकेंद्रण हो जाएगा। तेल और जल में आपका क्या हो जाएगा, तो तेल और जल की बात की जाए तो यहाँ पर पृथक्कारी किप हो जाएगी। और पिगमेंट में आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका क्रोमेटोग्राफी यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, दूध एक है, तो दूध क्या है? तो दूध एक प्रकार का कोलाइडी विलयन और विषमांगी मिश्रण है। ए यहाँ पर आपका सही होगा। दूध एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है, विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें वसा, प्रोटीन, पानी के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। खाद केन को टिन से लेपित किया जाता है, जिंक से नहीं, क्योंकि टिंक जिंक से कम क्रियाशील है। तो टिन जो है ये जिंक से कम क्रियाशील है, इसलिए जो है इसे लेपित किया जाता है। तो केन को टिन से लेपित किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि टिन जिंक से कम क्रियाशील है। डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए आप 31। धातुओं की कौन सी संपत्ति घंटियां और संगीत वाद्य यंत्रों की तारे बनाने के लिए उपयोग में ली जाती है? तो ये तो आपकी ध्वनिकता हो जाएगी, जो हम देख चुके हैं, सोनोरस इसे कहते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, इसको छोड़िए आप। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से वह धातु जो चमकदार है, तो यहाँ पर कौन सी अधातु है जो कि आपकी चमकदार है? तो ये कौन सी हो जाएगी? आयोडीन यहाँ पर हो जाएगी। अधातु भी है और चमकदार भी है। निम्नलिखित में से कौन वातित पेय के संदर्भ में सही नहीं है? तो वातित पेय के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? उनमें CO2 विलय के रूप में होती है। सोडा वाटर एक वातित पेय है। द्रवीय विलयन में गैसें होते हैं, गैसीय विलयन में वे द्रव होते हैं। तो द्रवीय विलयन में वह गैस होते हैं और गैसीय विलयन में वह द्रव होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आपका गलत है? तो वातित पेय में कार्बन डाइऑक्साइड जो हो वो विलय के रूप में होती है, ये बात बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड विलय के रूप में होती है। सोडा वाटर जो है वो इसका उदाहरण है, ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अलावा गैसीय विलयन में द्रव नहीं होते हैं। तो गैसीय विलयन में द्रव नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब द्रव होते हैं, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। द्रव नहीं है, ये यहाँ पर सही होगा। द्रव में गैस विलयन है, ये बात बिल्कुल सही है। द्रव में जो है ये गैस विलयन है, ये बात सही है। लेकिन ये वाली बात गलत है, गैसीय विलयन में द्रव होते हैं, ये बात गलत है, ठीक है। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। एरोसोल, इमल्सन, फोम, जेल यहाँ पर दिया गया है। मक्खन, शेविंग क्रीम, धूमिका, चेहरे पर लगाने वाली क्रीम। ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर एरोसोल जो है इसमें तो क्या हो जाएगा आपका, धूमिका हो जाएगा। और अगर इमल्सन की बात की जाए तो यहाँ पर चेहरे पर लगाने वाली क्रीम आपकी हो जाएगी। और यहाँ पर बात की जाए फोम की, तो फोम में आपका शेविंग क्रीम आ जाएगी। और जेल में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर मक्खन आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जेल का मक्खन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका ए यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल देखिए, एक्स एक नरम तत्व है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। इसे खुली अवस्था में नहीं रखा जा सकता, पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तो ये आपका सोडियम यहाँ पर हो जाएगा। नीचे दी गई धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ऐसा सवाल एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। अवरोही का मतलब हो गया बड़े से छोटे की ओर आपको चलना है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पोटेशियम यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद में कैल्शियम यहाँ पर हो जाएगा। पोटेशियम के बाद में कैल्शियम हो गया। फिर आपका यहाँ पर जस्ता हो जाएगा। जस्ता के बाद में यहाँ पर आपका जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीसा हो जाएगा। सीसा के बाद में यहाँ पर आपका तांबा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जमाएंगे तो 4 3 1 5 2 यहाँ पर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल देखिए, इसकी एक ट्रिक भी होती है, ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है। निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी तंत्र नहीं है? यहाँ पर कौन सा आपका कोलाइडी तंत्र नहीं है, ये आपको बताना है। तो कोलाइडी तंत्र यहाँ पर कौन सा नहीं है? गोंद, दूध, यूरिया का जलीय घोल, रक्त। तो यूरिया का जलीय घोल जो है ये एक सच्चा घोल होता है, क्योंकि यूरिया पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। जबकि गोंद, दूध और रक्त जो है ये कोलाइडी तंत्र है। तो सी यहाँ पर आपका जो है कोलाइडी तंत्र नहीं है। निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन द्वारा किया जा सकता है? तो विद्युत अपघटन द्वारा कौन सी धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है? तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जो है ये केवल विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, जिसे बॉक्साइट से जैसे होल हेरोल्ट प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि यह अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। तो डी यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन सा आपका आधात्विक गुण प्रदर्शित करेगा? एल्यूमिनियम, बी, एमओ और यहाँ पर आपका टिन दिया गया है। तो टिन जो है ये अधातु गुण आपका जो है दिखाता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसमें चालकता कम होती है, भंगुरता प्रदर्शित करता है। अगला सवाल है, वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए सीमित वायु की उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है, कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है आपकी? तो ये निष्पादन कहलाती है। कैल्सिनेशन इसे कहा जाता है। इसमें कार्बोनेट अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में या बहुत सीमित उपस्थिति में गर्म करने पर धातु ऑक्साइड में बदला जा सकता है। तो सी यहाँ पर आपका सही होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने वाली जो प्रक्रिया है वो निस्तापन आपकी कहलाती है। अगला सवाल है, जब किसी द्रव को
तेजी से घुमाया जाता है तो घने कण जो है वो नीचे रहते हैं और हल्के कण ऊपर रहते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग किस में किया जाता है? तो ये अपकेंद्रण में किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन इसे कहा जाता है। ठीक है, दूध से मलाई निकालते समय अपकेंद्रण ही होता है। चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने से क्या होता है? ये काले क्यों पड़ जाते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। चांदी के बर्तन को अगर आप हवा में रखोगे तो ये H2S के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो H2S के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बना लेता है? Ag2S बना लेता है। तो Ag2S को हम कहते हैं सिल्वर सल्फाइड, और सिल्वर सल्फाइड जो है ये काले रंग का होता है। तो डी यहाँ पर आपका सही होगा। ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, एल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है। तो एल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरह किस तरीके से अलग कर सकते हैं? तो एल्कोहल और जल को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा आप अलग कर सकते हो, क्योंकि दोनों के क्वथनांक जो है वो अलग अलग होते हैं। अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली अधातु है। तो ये कौन सी हो जाएगी? सिलिकॉन यहाँ पर हो जाएगी। सिलिकॉन एक अर्धचालक है जो कंप्यूटर और टीवी में उपयोग में ली जाती है। अगला सवाल है, पोटेशियम तत्व का प्रतीक है। तो पोटेशियम तत्व जो है इसका प्रतीक यहाँ पर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो निष्पावन विधि के द्वारा जो है यह आपका पृथक किया जाता है। ऐसा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो बताइए। तो अन्न कण तथा भूसे का मिश्रण जो है ये निष्पावन विधि के द्वारा आपका होता है। ये अन्न कण और कंकड़ का मिश्रण दिया गया है। गीली मिट्टी और कंकड़ का मिश्रण, मिट्टी तथा पानी का मिश्रण। तो निष्पावन विधि वायु के झोंके से हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से अलग करती है। तो यहाँ पर अन्न कण तथा भूसे का मिश्रण होगा। सूखे पौधे की डंडियों से अन्न कणों को पृथक करने में प्रयुक्त प्रक्रिया है। तो सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों को पृथक करने वाली जो प्रक्रिया है ये आपकी क्या कहलाएगी? तो ये शेशिंग कहलाती है। शेशिंग प्रक्रिया का उपयोग सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो ये याद रखना, थोड़े से अलग टाइप के सवाल हैं, पूछे जा सकते हैं। समुद्री जल से साधारण नमक बनाने के प्रक्रम में प्रयुक्त एक पद है। तो प्रयुक्त एक पद क्या हो जाएगा? वाष्पन हो जाएगा। समुद्री जल से नमक बनाना है तो वाष्पन प्रक्रिया को यूज में लिया जाता है। ठीक है, सूर्य की गर्मी से पानी को वाष्प में बदल दो तो नमक पीछे रह जाता है और नमक को निकाल लेते हैं। तेल पानी में क्यों नहीं घुलता है? तो तेल जो है ये पानी में क्यों नहीं घुलता है? क्योंकि तेल के जो अणु हैं वो अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, जबकि पानी के अणु जो है ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। तो तेल का जो है अणु अध्रुवीय प्रकृति का होता है, इस वजह से जो है ये पानी में नहीं घुलता है। तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। साइनाइड प्रक्रिया निष्कर्षण में प्रयुक्त होती है। तो साइनाइड प्रक्रिया किसके निष्कर्षण में प्रयोग में ली जाती है? तो सोने का जो निष्कर्षण किया जाता है उसमें प्रयोग में ली जाती है साइनाइड प्रक्रिया, जिसे मेक आर्थर फॉरेस्ट प्रक्रिया भी कहते हैं। इसे मेक आर्थर प्रक्रिया भी कहते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, मेक आर्थर प्रक्रिया भी इसे कहा जाता है, जो सोने और चांदी को अयस्क से निकालने की एक विधि है। तो सी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस नमक में क्रिस्टल का जल नहीं होता है? तो क्रिस्टल का जल जो है वो किस में नहीं होता है ये आपको बताना है। तो ये आपका जो है खाने के सोडे में नहीं होता है। खाने के सोडे का फॉर्मूला जो है NaCO3 होता है, इसमें क्रिस्टल का जल नहीं होता है। अन्य सभी में क्रिस्टल के जल होते हैं, जैसे नीलात होता है, धावन सोडा है, जिप्सम है, इनमें आपका अलग से जो है वो H2O होता है। सफ़ेद पेंट में सबसे ज़्यादा मिश्रित होने वाला सामान्य वर्णक है। तो सफ़ेद पेंट में सबसे ज़्यादा मिश्रित होने वाला सामान्य जो वर्णक है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड यहाँ पर हो जाएगा। टाइटेनियम डाइऑक्साइड सफ़ेद पेंट में सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि यह उच्च अपारदर्शिता और चमक देता है। क्या देता है? ये अपारदर्शिता देता है, जिससे वाइट ही रह जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, अमलगम मिश्र धातु है। तो अमलगम मिश्र धातु है किसकी? तो अमलगम आपकी किसकी हो जाएगी? पारे की हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का 100% पुनर्चक्रण किया जा सकता है? तो 100% पुनर्चक्रण आपका कांच का किया जा सकता है। कांच को 100% पुनर्चक्रित किया जा सकता है, क्योंकि इसे पिघलाकर दोबारा नए रूप में ढाला जा सकता है। अगला सवाल है, नीले रंग का खनिज लेपिस लजुमी, जिसका उपयोग अर्ध कीमती पत्थर के रूप में किया जाता है, तो ये कौन सा आपका हो जाएगा? तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। लेपिस लजुमी एक नीला खनिज होता है जो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का बना होता है। ये किसका बना होता है? सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का बना होता है, तथा इसका उपयोग जो है ये अर्ध कीमती पत्थर के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस में दरुका कोलाइडी विलयन का उदाहरण है? तो ठोस में दरुका कोलाइडी विलयन का उदाहरण यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर ये चीज, रबर, शेविंग क्रीम और दूध दिया गया है। तो चीज जो है वो इसका उदाहरण हो जाएगा आपका। ठोस में दरुका कोलाइडी विलयन एक जेल होता है, जो चीज इसका उदाहरण हो जाएगा। इसमें दरु तो क्या हो गया? पानी हो गया। और ठोस मैट्रिक्स में बिखरा होता है। तो ठोस जो है मैट्रिक्स में बिखरा होता है। ए यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम डेसिकेंट का उदाहरण है? तो सर्वोत्तम डेसिकेंट का उदाहरण कौन सा हो जाएगा?
डेसिकेंट का मतलब हो गया नमी शोषक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो ये सिलिका जेल आया यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, सिलिका जेल एक उत्कृष्ट जो है ये नमी शोषक होता है, जो नमी को अवशोषित करने के लिए व्यापक रूप से यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो कभी भी देखो आप उत्कृष्ट डेसिकेंट आपसे पूछा जाए, इसका मतलब है नमी शोषक। पायस के कुछ गुण हैं, तो पायस के क्या क्या गुण यहाँ पर होते हैं बताइए। पायस प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं। तेलीय पायस जलीय पायस की अपेक्षा अधिक विस्कोस होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही होगा, दोनों यहाँ पर आपके सही है। पायस प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं और तेलीय पायस जलीय पायस की अपेक्षा अधिक विस्कोस होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा विषम मिश्रण है। इनमें से विषम मिश्रण आपको बताना है। विलयन निलंबन, विलयन और निलंबन दोनों, न विलयन न निलंबन। तो निलंबन का मतलब सस्पेंशन होता है, जो कि एक विषम मिश्रण है जिसमें कण असमान रूप से वितरित रहते हैं और समय के साथ नीचे बैठ जाते हैं। तो बी यहाँ पर आपका अलग है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पर जो है जिससे मिलान करना है वो नहीं दिया गया है। अगला सवाल देखिए, दी गई धातुओं में किस धातु को गलाने से नहीं निकाला जा सकता। तो किस धातु को गलाने से नहीं निकाला जा सकता है। Fe, एल्यूमिनियम, जिंक और आपका ये जो है लेड दिया गया है। एल्यूमिनियम को जो है स्मेल्टिंग प्रक्रिया से नहीं निकाला जा सकता है। गलाने को क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं। सीधे नहीं निकाला जा सकता है एल्यूमिनियम को, इसे निकालने के लिए विद्युत अपघटनी प्रक्रिया को यूज में लिया जाता है। तो बी यहाँ पर आपका जो है वो सही होगा। ठीक है, इसे डायरेक्ट आप स्मेल्टिंग से नहीं निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में एक अधातु इसके एक घटक के रूप में होती है। तो इसके एक घटक के रूप में कौन सी अधातु होती है, तो ये आपको बताना है। तो स्टील में आपका कार्बन भी होता है और लोहा भी होता है। कार्बन अधातु में होता है, लोहा धातु में होता है। तो एक मिश्र धातु एक अधातु है और इसके एक घटक के रूप में होती है। तो ये कौन सी हो जाएगी, स्टील आपकी हो जाएगी। पीतल, अमलगम और कांस्य केवल धातुएं आपकी होती है। स्टील में कार्बन भी होता है जो कि अधातु है और लोहा धातु है। सामान्यतः अधातुएं विद्युत की चालक नहीं होती है। दिए गए में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक तो ग्रेफाइट हो जाएगा। खाद्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए प्रयुक्त एक अधातु है, तो प्रयुक्त एक अधातु कौन सी हो जाएगी, नाइट्रोजन हो जाएगी। नाइट्रोजन गैस खाद्य पैकेजिंग में ऑक्सीकरण रोकने के लिए और संरक्षण करने के लिए यूज में ली जाती है। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है, तो यहां पर बताइए यौगिक आपका कौन सा हो जाएगा। तो जल एक प्रकार का यौगिक हो जाएगा आपका, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर बनता है। ठीक है, इसलिए ये एक यौगिक हो जाएगा। रेत तथा नमक के मिश्रण के घटकों को पृथक करने में कौन से प्रक्रमों का समुच्चय निहित है। तो रेत और नमक के मिश्रण का घटक है, तो उनको पृथक करना है, तो कौन सा समुच्चय बेहतर होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर वाष्पीकरण और आपका निस्यंदन यहाँ पर हो जाएगा, निष्पंदन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिश्रण को पानी में घोलकर निस्यंदन द्वारा रेत को अलग करते हैं, इसके बाद वाष्पीकरण द्वारा पानी को हटाकर नमक प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर डी आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाला धातु है। तो सबसे कम गलनांक वाला धातु आपका कौन सा हो जाएगा, तो गैलियम यहाँ पर हो जाएगा। इसका गलनांक जो होता है वो लगभग 29.76 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर होता है, जो कि सबसे कम गलनांक वाली धातु है। पारा, गैलियम और सीजियम है। तो पारा, गैलियम, सीजियम सबसे कम गलनांक वाली धातुएं हैं। ये ध्यान रखना, गैलियम को हाथ में रखोगे तो पिघल जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होते हैं। तो तरल अवस्था में कौन कौन से यहाँ पर आपके होते हैं ये आपको बताना है। तो ब्रोमीन हो गया, मरकरी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 और 3 यहाँ पर आपका सही होगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्रोमीन यहाँ पर अधातु है और मरकरी धातु है। ठीक है, जबकि हीलियम और क्लोरीन आपकी गैस होती है। लाफिंग गैस का फॉर्मूला बताइए, जिसे हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। तो इसका फॉर्मूला N2 यहाँ पर हो जाएगा। बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क आपका हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बॉक्साइड एल्यूमिनियम धातु का अयस्क हो जाएगा। कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है, तो कौन सी जंग जो है रोकथाम की एक विधि है, तो गैल्वेनाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, तो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व पूछा गया है यहाँ पर, याद रखना। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा। बी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, जो कि लगभग 73.5% हिस्सा रखता है। ठीक है, और ये तारों का मुख्य घटक है। तारे जो होते हैं उनका मुख्य घटक कौन सा होता है, हाइड्रोजन ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है जो 2 या अधिक प्रकार के परमाणु या तत्वों से बना होता है। तो ये कौन सा आपका हो जाएगा, तो यौगिक जो है ये 2 या अधिक प्रकार के परमाणु या तत्वों से मिलकर बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार के परमाणुओं से बना शुद्ध पदार्थ है। तो एक प्रकार के परमाणुओं से बना शुद्ध पदार्थ यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। तो ये कौन सा आपका हो जाएगा, तो तत्व जो होता है एक शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो तत्व यहाँ पर हो जाए, जैसे ऑक्सीजन हो गया, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर आपको बना है। H2O और FeS किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो H2O और FeS किसका प्रतिनिधित्व करते हैं ये आपको बताना है। तो H2O में आपको बता चुका हूँ ये क्या है, यौगिक है। FeS भी क्या है, ये भी आपका एक यौगिक है।
तो यहाँ पर ये दो या अधिक तत्वों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यौगिक हो जाएगा। अपनी सतह पर सुरक्षित परत के निर्माण के कारण कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील हो जाता है? तो ऐसा कौन सा तत्व है जो कम अभिक्रियाशील हो जाता है? तो एल्यूमिनियम हवा के संपर्क में आने पर अपनी सतह पर एक पतली एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की परत बना लेता है, जो इसे संक्षारण से बचाती है। सी यहाँ पर सही होगा। कौन सी धातु ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है? तो ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ठंडे पानी से। तो मैग्नीशियम जो है ये ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करता है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। बहुत धीमी गति से ये अभिक्रिया करता है, लेकिन गर्म पानी के साथ ये अभिक्रिया कर लेता है। ठंडे पानी के साथ तो नहीं करता, गर्म पानी के साथ कर लेता है। निम्न में से कौन सा एक समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? तो समांगी मिश्रण का उदाहरण यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो चीनी और नमक जो है ये एक आपका विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि यह एक समान नहीं है। जल में चीनी या नमक जो है ये समान है, तो जल में चीनी हो या जल में नमक हो तो ये समान है, लेकिन चीनी तथा नमक ये असमान आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस धातु का इस्तेमाल सबसे सामान्यतः स्टोरेज बैटरी में होता है? तो सबसे सामान्यतः स्टोरेज बैटरी के लिए लेड का इस्तेमाल किया जाता है, शीशे का, यह आपको ध्यान रखना है। आमतौर पर जो पानी है आपका कीटाणु शोधन के लिए किस अधातु का उपयोग करते हैं? तो कीटाणु शोधन के लिए आपका किसका प्रयोग में लिया जाता है? तो क्लोरीन को यूज में लिया जाता है। अधातुएं होती है, तो अधातुएं किस प्रकार की आपकी होती है? तो अधातुएं इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है। और धातुएं जो होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। निम्न में से कौन सा मिश्रण है? इनमें से बता दीजिए कौन सा आपका मिश्रण है। तो समुद्र का पानी जो है ये आपका क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि इसमें पानी भी है, लवण भी है, अन्य पदार्थ भी शामिल होते हैं। आयरन ऑक्साइड जो है, आयरन सल्फाइड जो है, ये तो आपका यौगिक हो जाएगा, और पानी भी यौगिक हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो है ये तत्व हो जाएगा। बायोमास में शामिल नहीं है, तो बायोमास में आपका कौन सा शामिल नहीं है? धातु यहाँ पर शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सी धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है? तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएगी? तो अभिक्रियाशीलता का क्रम आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपका पोटेशियम आता है, फिर आपका सोडियम आता है, फिर इसके बाद में कैल्शियम है, फिर आपका मैग्नीशियम है, इसके बाद में एल्यूमिनियम, फिर आपका आता है जिंक, इसके बाद में आपका आता है Fe, फिर आपका आता है लेड, और फिर आपका आता है Cu, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील इनमें कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम आपका हो जाएगा। तो ये कर्म आपको ध्यान रखना है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये आपका फेरस हो गया, लेड हो गया, और ये आपका कॉपर हो गया। तो ये ध्यान रखना है आपको। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसको भी छोड़िए। अगला सवाल देखिए, सिरका विलयन है, तो सिरका विलयन क्या है आपका, ये आपको बताना है। सिरका विलयन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सिरका जो है ये 5 से 8% क्या होता है आपका? एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला भी याद रखना, पूछा जाए तो CH3COOH होता है। तो ये ध्यान रखना, 5 से 8% क्या हो जाएगा? ये आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि जल में होता है, ठीक है। साधारणतः मक्खन को पैक किया जाता है, तो साधारणतः मक्खन को जो पैक किया जाता है ये पार्चमेंट पेपर में पैक किया जाता है। पार्चमेंट का मतलब होता है बटर पेपर में पैक किया जाता है, क्योंकि यह नमी और हवा को रोकता है, जिससे मक्खन ताजा बना रहता है। अगला सवाल देखिए, तांबे के बर्तनों पर नीले हरे रंग का आवरण किस रसायन बनने के कारण बनता है? तो तांबे के बर्तनों पर नीले हरे रंग का जो आवरण बनता है वो किस कारण से आपका बनता है, ये आपको बताना है। तो तांबे पर नीला हरा आवरण जो है ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट के कारण बनता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपका हो गया CuOH का वोल्टाइज डॉट CuCO3 बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, Cu2CO3OH का वोल्टाइज, इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो, इसके कारण बनता है। अगला सवाल देखिए, जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्षार धातुओं का आकार कैसा होता है? तो क्षार धातुओं का जो आकार है ये बढ़ता है अगर आवर्त सारणी में आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हो तो, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की जो कोषों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। क्षार धातुओं में के अमोनिया के विलयन के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका असत्य है? विलयन का रंग नीला होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्षार धातु अमोनिया में विलय होती है, प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है। तो यहाँ पर कौन सा असत्य है ये आपको बताना है। तो क्षार धातु के अमोनिया में विलयन के लिए निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य यहाँ पर हो जाएगा? तो यहाँ पर प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अनुचुंबकीय होती है, ठीक है। कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है? तो ये कौन सा पदार्थ हो जाएगा आपका? भुजा चूना हो जाएगा। COCl2 बनाते हैं ये। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी कैसा हो जाता है? तो ये आपका दूधिया हो जाता है। सफेद शीशे का फॉर्मूला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? 2PbCO3.PbOH का वोल्टाइज हो जाएगा। जल गैस मिश्रण है, तो जल गैस जो है ये किसका मिश्रण आपका हो जाएगा? तो जल गैस जो है ये CO और H2 का मिश्रण यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ पर आपका सही होगा। जल गैस में आपकी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है।
उत्पादक गैस निम्न का मिश्रण है, तो प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण हो जाएगी, तो CO और N2 का मिश्रण हो जाएगी। यहाँ पर ए आपका सही होगा। सिरका निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग लिया जाता है, तो सिरका के निर्माण में आपके CH3COOH का एसिटिक अम्ल जो है इसको यूज में लिया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बेसिक सा सवाल है, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र CaCl2 यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अच्छा, इसमें यह भी याद रखना, जो कैल्शियम होता है उसकी संयोजकता यहाँ पर 2 होती है और क्लोरीन की -1 होती है। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो टिन धातु की परत यहाँ पर चढ़ाई जाती है। ठीक है, पीतल के जो बर्तन होते हैं वहां पर टिन यानी रांगा इसे बोला जाता है, इसकी परत चढ़ाई जाती है, इसे टिनिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, तो तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, तो लोहा हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैक्सिमम सवाल हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। एक सवाल और देखिए, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे भर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, रोस्टिंग। तो सल्फाइड अयस्क को वायु में गर्म करने की प्रक्रिया जो है ये रोस्टिंग आपकी कहलाती है, भर्जन कहलाती है, जो कि ऑक्साइड बनाती है। तो ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पर लगभग 100+ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। लगभग 2018 तक के सवाल हमने देख लिए हैं, 2026 से लेकर 2018 के। तो इस वीडियो को आप जरूर देख के जाइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।